नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज भी आपके लिए रोचक और जानकारी भरी खबरें हम लेकर हाजिर हैं। आज की एक्स-रे रिपोर्ट्स आपके सामने रखते हैं। आज आपको बताएंगे हिंदू से मोहब्बत की सजा, मौत दी गई है दर्शकों। कहां की यह घटना है? उत्तर प्रदेश की। आप सोचिए क्या हुआ, इसके बाद आपको बताऊंगा। दूसरी खबर, मनमानी का वक्त ओवर हो गया है। जो वक्फ मनमानी करता था अब नहीं कर पाएगा, ऐसी संभावनाएं पूरी प्रबल हो चुकी है। लेकिन इस पर सियासी बार पलटवार हो रहे हैं। मौलाना क्या कह रहे हैं, ओवैसी क्या कह रहे हैं, बताऊंगा आपको। और आखिर में बताऊंगा आज एक ऐसी खबर जिससे हर भारतीय उत्साहित हो गया है, क्योंकि हॉकी में एक बार फिर हम ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, बताऊंगा आपको। लेकिन आज की पहली खबर हमारी, हिंदू से मोहब्बत की सजा, मौत मिली है दर्शक। और यह खबर आई है उत्तर प्रदेश से। आप सोचिए, प्यार की सजा, मौत कैसे हो सकती है, बता रहा हूं आप। कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है और इंसान जब प्यार करता है तो वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरता है। प्यार ना तो जात पात के बंधन को मानता है और ना ही सरहदों को। उदाहरण, सीमा और सचिन, अंजू और नसरुल्ला, ये वो नाम है जिन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए धर्म नहीं बल्कि पूरे देश से बगावत कर दी थी। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है दर्शक। और अगर आप लड़की हैं और किसी विशेष धर्म से ताल्लुक रखती हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मुस्लिम धर्म की लड़कियां अगर धर्म के बाहर जाकर प्यार के बारे में सोचती भी हैं तो यहां तालिबानी सजा मिलना तय है। और यह सजा देने वाला कोई और बाहरी नहीं बल्कि आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जिसने आपको पाला वो पिता हो, जिसके साथ आपने बचपन में खेला वो भाई। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं तो सुन लीजिए, क्योंकि झूठी शान में उत्तर प्रदेश में मेरठ में सिर्फ मोहब्बत का ही गला नहीं घोटा गया, बल्कि अपनी छोटी बहन को उसके सगे भाई ने गला घोटकर मार डाला। दर्शकों, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। और लड़की की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो मुस्लिम मजहब की थी और उसने हिंदू लड़के से प्यार किया, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके रास्ते में उसका धर्म दीवार बन गया, उसका मजहब। और बीच सड़क पर हॉरर किलिंग। देखिए आप, हम तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मुस्लिम लड़की की उसी के परिवार वालों ने हत्या कर दी। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिस तरह से इस भाई ने बहन का सरेराह गला घोंट दिया, वो चीख चीख कर दर्शाता है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके लिए मजहब की कट्टरता सबसे ऊपर है। ना उनके लिए कोई रिश्ता है, ना कोई लगाव है, सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है तो वो है मजहब। इसी की सजा 17 साल की इस लड़की को मिली जो एक हिंदू से प्यार कर बैठी। प्यार में उसने ये नहीं देखा कि वो लड़का हिंदू है या मुसलमान, अमीर है या गरीब, लेकिन उसके बड़े भाई ने यहाँ मजहब की बहुत बड़ी दीवार खींच दी। बताया जा रहा है कि लड़की का अपने परिवार वालों से अपने हिंदू प्यार को लेकर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ा कि उसके भाई हसीन ने पहले तो उसे घर पर पीटा। इसी कारण वो वहां से भाग निकली, लेकिन आरोपी हसीन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बस कुछ नहीं है, मैंने इज्जत के कारण कहा। एक बार निकल गई थी, दूसरी बार निकलने की कोशिश कर रही थी, तो इसलिए मैंने इसका काम किया। बहुत समझाया मैंने, एक बेटी 2 महीने में शादी कर दो, ये भी कहा, लेकिन आरोपी ने पीछ राह पर बहन को धर दबोचा और अपनी बहन से इतना खफा था कि अपने दोनों हाथों से बहन का गला तब तक दबाया जब तक उसकी जान नहीं निकली। हमारे भाई ने करा दी, क्या नाम है इसका, हसीन। अच्छा। उन्होंने ऐसे हत्या कर दी उनकी। झूठी शान में अपनी ही बहन का गला आरोपी ने घोंट दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका प्यार हिंदू है। यह मामला बहुत बड़ा उदाहरण है कि प्यार जिसकी कोई परिभाषा नहीं होती, वो कैसे वक्त वक्त पर मजहब की भेंट चढ़ता है। सोचिए आप, मजहब की ज्यादा फिक्र थी, बेटी की नहीं थी। सोचिए जरा आप, कैसे हो सकता है ये सब। लेकिन आज हम आपके लिए केस लेकर आए, सुनिए जरा क्या हुआ। मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से प्यार करती थी और परिवार वालों को रिश्ता
मंजूर नहीं था। लड़की की शादी कहीं और तय की जा रही थी, लेकिन लड़की शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी और लड़की का बड़ा भाई इस रिश्ते के खिलाफ था। बुधवार को आरोपी भाई ने लड़की से पहले मारपीट की और सड़क पर सरेआम बड़े भाई ने बहन का गला घोंट दिया था। लेकिन कैसे प्यार में पड़ गई थी वो ये भी आपको बता देते। मृतका के प्रेमी का नाम मोहित बताया जा रहा है और मोहित की बहन का ससुराल था नंगला शेखू। मोहित अपनी बहन के घर आता जाता था, यहीं पर उसकी मुलाकात मृतका से और दोनों में प्यार था। दोनों एक बार घर से भाग भी चुके हैं, लेकिन बहन के भागने से भाई पहले से नाराज था और जब बहन आखिरकार नहीं मानी तो हॉरर किलिंग को अंजाम दिया गया, मौत की सजा दे दी गई। लेकिन आप सोचिए दर्शक, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एक्शन लिया है, वो क्या कह रही है सुनिए। कि एक युवती की गला दबा करके उसके भाई के द्वारा हत्या की गई है। भाई को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि हत्या क्यों की गई है। ये जानकारी मिली है कि युवती की कहीं पर परिजनों द्वारा शादी किए जाने की बात की जा रही थी, जिसका युवती द्वारा विरोध किया जा रहा था और इस बात के लेकर के घर में मारपीट हुई और बाद में युवती घर के बाहर आई, जहां पर उसके भाई द्वारा मारपीट की गई और गला दबाया गया, जिससे मृत्यु होना बताया जा रहा है। देखा दर्शकों आप, लेकिन आज मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। मैंने आपको पूरी घटना की जानकारी दे दी, उस दरिंदे के बारे में बताया जो बड़े भाई की शक्ल में हैवान निकला। पिता के बाद एक भाई ही होता है जिस पर अपनी बहन सबसे ज्यादा आंख मूंद कर विश्वास करती है, लेकिन यहां तो भाई ने अपनी ही सबसे छोटी बहन को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। लेकिन हॉरर किलिंग के इस मामले में सबसे शर्मनाक पहलू आपको पता है क्या है? जिस वक्त ये घटना घट रही थी, आरोपी हसीन अपनी बहन की हत्या कर रहा था। वहां देखिए आप कितने लोग खड़े हुए, देखिए इन तस्वीरों को जरा। कई लोग वहां पर खड़े हुए हैं, वीडियो में देखिए आप। आसपास इमारतें हैं, छत पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, इस हत्याकांड को अपने फोन में कैद कर रहे हैं। लेकिन सड़क पर भी उस घटना के दौरान कई लोग खड़े हुए हैं, वो आगे नहीं आते। किसी ने भी आरोपी को रोकने की कोशिश तक नहीं की। इन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि सबकी संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। तभी तो ये लोग देखिए जरा तमाशबीन बनकर वहां पर खड़े हुए और वो आरोपी को रोकने के बजाय हत्या का वीडियो बना रहे हैं। एक जीती जागती लड़की लोगों के वीडियो बनाने के दौरान कब लाश बन गई किसी को पता नहीं चला दर्शक। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, हमारे समाज में मौजूद इन लोगों पर यह सवाल खड़ा होता है जिसके चक्कर में ना जाने कितने लोग कुछ कर नहीं पाते, सिर्फ वीडियो, अपने कदम आगे नहीं बढ़ाते सिर्फ इसलिए कि चार लोग क्या कहेंगे। ये वही चार लोग हैं दर्शकों जिन्होंने एक लड़की को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा लेकिन कुछ नहीं किया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर है हमारी, और आपको देखना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपके घर तक वक्फ का दावा पहुंच जाए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मनमानी की जा रही और इसे रोकने के लिए आज संशोधन बिल लाया गया। संशोधन बिल को संसद में लाया गया, इस पर चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई आपको आगे बताऊंगा दर्शकों, एक एक चीज आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया। तस्वीरें देख लीजिए। लोकसभा में हंगामा होने लगा, हंगामे के सुर बुलंद हो गए। लेकिन संसद में वक्फ बिल पर क्या हुआ ये आपको आगे बताऊं, उससे पहले एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, और पूरा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं दर्शकों में। ये है वो वीडियो जिसमें जस्टिस श्री गुरपाल सिंह जो आपको दिख रहे हैं, वक्फ के संपत्ति कब्जाने पर सीधा सवाल पूछते हैं कि कल को वक्फ जिस भी सरकारी दफ्तर पर हाथ रख देगा तो क्या वो वक्फ का हो जाएगा। सोचिए आप एक जज ये कह रहे हैं, लेकिन पूरा वीडियो क्या कहता है ये आपको सुनना चाहिए। ध्यान से सुनिए, फिर बताऊंगा वक्फ कानून के बारे में। has been done in terms of section 5(2) of the Waqf Act. कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट,
A notification is issued under this. अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? वो मैं बात या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत को वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का आपका वैलिड हो जाएगा? सोचा आपने? जज साहब कह रहे हैं आप तो ताजमहल ले लीजिए, लाल किला ले लीजिए, जहां हाथ रख देंगे वो आपकी संपत्ति हो जाएगी, तो गलत है। लेकिन अब मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि वक्फ ने कई बार ऐसी कोशिश की कि हाथ रख दे और संपत्ति हमारी हो जाए। कुछ उदाहरण आपके लिए लेकर आया हूं, सुनिए। तमिलनाडु में पूरा गांव वक्फ की संपत्ति बता दी गई, जबकि गांव में 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर है। दर्शकों, हरियाणा में गुरुद्वारे की जमीन वक्फ ने हथिया ली, जबकि वक्फ या मुस्लिमों से संपत्ति का कोई नाता नहीं। गुजरात चलिए, सूरत निगम की जमीन वक्फ की घोषित हो गई और दावा किया गया कि 400 साल पहले शाहजहां ने दान कर दी थी। सोचिए जरा, गुजरात के द्वारका में 2 द्वीपों पर वक्फ दावा कर देता है कि शक्तियां मिली हुई है। हाई कोर्ट ने 2021 में इस दावे को खारिज किया दर्शकों, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक शिव मंदिर पर दावा ठोका गया। शिवालय को वक्फ संपत्ति के रूप में रजिस्टर किया गया। और आगरा का ताजमहल, जज साहब को सुना आपने, वहां पर भी अपना अधिकार जताया। दिल्ली पुलिस मुख्यालय कितना बड़ा है, वक्फ ने वहां पर भी दावा ठोका। नादिर शाह के मकबरे को वक्फ ने अपना बता दिया। शाहजहां की बहू के मकबरे पर दावा ठोक दिया। शाह शुजा के मकबरे को वक्फ ने अपनी संपत्ति बता लिया। दर्शकों, सोचिए, तो आप मोटा मोटा तो अंदाजा लगा गए होंगे, समझ गए होंगे कि वक्त किस तरह अपनी मनमानी करता है। इसलिए हमने कहा था कि अब वक्त ओवर। किसी भी सरकारी ऐतिहासिक इमारत पर वक्फ अपना दावा ठोक देता है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने इस मुद्दे पर लताड़ लगाई। अब मोदी 3.0 सरकार इसी तरह की मनमानी को रोकने के लिए बिल लेकर आई है संसद। इससे पहले सरकार ने वक्फ बोर्ड में सुधारों को लेकर बिल की एक कॉपी जारी की, जिसके बाद आज लोकसभा में सरकार ने वक्फ से जुड़े 2 बिल पेश किए। दर्शकों, एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त करने का प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा। वहीं दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन करने के प्रस्ताव रखे गए, जो आपको दिखा रहा हूं। इस बिल के जरिए सरकार मौजूदा बिल में 44 संशोधन की मंशा में है। मोदी सरकार का कहना है कि इस बिल को लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है, वक्फ बोर्ड के मनमाने रवैये पर अंकुश लगाना है। लेकिन आप सोचिए कि इस मसले पर सियासी हंगामा चरम पर पहुंच गया। कैसे, वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। केंद्र सरकार आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल लेकर आई। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुधार की बात कही। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी की वकालत, लेकिन यह बात विपक्ष को रास नहीं आई। विपक्ष ने एक सुर में इस संशोधन बिल का विरोध किया और इस बिल की मंशा पर सवाल उठाए। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। ये कोई पहला मौका नहीं था जब वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश किया गया हो। आजादी के बाद बात करें तो 1995 में वक्फ कानून में संशोधन किया गया। 2013 में कुछ ऐसे प्रावधान लाए गए जिसने 1954 में बने एक्ट के स्वरूप को बदल दिया, जिसके बाद वक्फ बोर्ड को कई ऐसी ताकतें मिल गई जिससे कि शक्तियां बेलगाम हो गई। ऐसे में केंद्र सरकार वक्फ एक्ट की मूल संरचना को वापस स्थापित करना चाहती है, जो विपक्ष को रास नहीं आ रहा। ये 2024 में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर के अचानक आया, मत सोचिए ये मैं आपको बताने वाला कितना एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कंसल्टेशन करके आज ये बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं सर। वक्फ संशोधन बिल पर जहां सियासी उबाल है, वहीं धर्म गुरुओं की मिली जुली राय सामने आ रही है। कई मुस्लिम स्कॉलर इस बिल का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ को वक्फ में गैर मुस्लिम की एंट्री पर ऐतराज है। संशोधन किया जाना चाहिए और
जरूरी है। तो जहां तक पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट संशोधन करना चाहती है बिल ला करके, तो उसका मैं समर्थन करता हूं। भाई जब ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों की खुद की संपत्ति है तो इसके अंदर दूसरे समुदाय के लोगों को शामिल करने की क्या जरूरत है? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। वक्फ बोर्ड जिस तरीके से है उसी तरीके से चलना चाहिए और उसके अंदर जो और तरक्की और उसकी मजबूती के लिए जो गवर्नमेंट कर सकती है वो करे, हम उसके साथ। केंद्र सरकार और एनडीए के नेता जहां इस संशोधन बिल को गरीब मुसलमानों के हक वाला बता रहा है, वहीं विपक्ष इस बिल के जरिए वक्फ से ज्यादा जिला अधिकारी को ताकत दिए जाने से नाराज है। वक्फ बाई यूजर को हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? आप इसलिए निकालेंगे ताकि आप जितने मस्जिदों पर आरएसएस का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं आप। जहां एक और कई मुस्लिम स्कॉलर और धर्मगुरु इस बिल को गरीब मुसलमानों के लिए सही बता रहे हैं, वहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला इंडिया अलायंस इस बिल का सिरे से विरोध कर रहा है। फिलहाल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास नहीं हो पाया, इसे जेपीसी को भेज दिया गया है। तो देखा दर्शकों आपने असद उद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, मौलाना क्या सोच रहे हैं, आपको बताऊं। उससे पहले केस सुन लीजिए, आज 2 केस लेकर आए। पहला केस, कानून पहले क्या था जान लीजिए। वक्फ कानून 1995 बिल का नाम, किसी भी संपत्ति पर दावे का पूरा अधिकार था। वक्फ बोर्ड के दावे पर सवाल नहीं हो सकता था। बोर्ड में महिलाओं की कोई हिस्सेदारी नहीं थी पहले। वक्फ बोर्ड के सभी अधिकार मुसलमान के होते। सर्वे कमिश्नर भी वक्फ बोर्ड का ही होता। वक्फ बोर्ड सरकारी संपत्ति पर भी दावा कर सकता था। दावे की संपत्ति से वक्फ कमाई करता था और पैसे को लेकर पारदर्शिता में बहुत कमी थी। अभी तक हर डिटेल ऑनलाइन नहीं होती थी, लेकिन अब बदलाव की तैयारी है। क्या संशोधन की तैयारी है, दिखा देता हूं। एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 नाम, यही था बिल का। किसी भी संपत्ति को अपना घोषित अब नहीं कर पाएंगे। वक्फ के संपत्ति को लेकर हर दावे का सत्यापन होगा, जांच होगी। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को भी जगह दी जाएगी और महिलाओं को अब बोर्ड में मौका मिलेगा। यही दर्द हो रहा है मौलाना हो। डीएम डिप्टी कलेक्टर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। संपत्ति से कमाया हुआ पैसा वेलफेयर में खर्च होगा आप लोगों के लिए। 6 महीने में पोर्टल पर हर डिटेल को साझा करना होगा, डालनी होगी। इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए दर्शकों, आप सोचिए जरा। कोई दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत हो रही है किसे? असदुद्दीन ओवैसी और कई सारे मौलानाओं को। देखिए जरा। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया। विपक्ष के साथ साथ कई मुस्लिम सांसदों ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। हंगामे के साथ साथ मुस्लिम सांसदों ने इस बिल में कई प्रस्तावों पर नाराजगी जाहिर की। अपनी जहरीली तकरीरों से मुसलमानों को भड़काने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। विपक्ष संविधान और समानता की बात करता है, लेकिन ओवैसी ने बिल का विरोध करते हुए अपनी महिला विरोधी सोच संसद में जाहिर की। ओवैसी को वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी से इतनी आपत्ति है कि उन्हें बिल्किस बानो याद आ गई। वक्फ प्रॉपर्टीज सर आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टीज। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। असदुद्दीन ओवैसी के बाद विरोध के सुर रामपुर सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने बुलंद किया। ये वही नदवी हैं जिनका रामपुर सीट पर मुस्लिम ही विरोध कर रहे थे। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने भी इनसे किनारा कर लिया था। नदवी उस वक्फ बोर्ड की वकालत कर रहे हैं जो दूसरे धर्मों की जमीनों पर कब्जा जमाने से गुरेज नहीं करता। दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती।
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बहस चली। सांसदों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। ओवैसी ने तो महिलाओं की भागीदारी को नकारा। ऐसे में कांग्रेस के सांसद कैसे पीछे रहते? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मोर्चा संभाला और बिल को संविधान विरोधी करार दिया। उन्होंने वक्फ की संपत्ति का आंकड़ा संसद के सामने रखा, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर इतनी संपत्ति आई कहां से। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वक्फ अमीर हुआ तो देश के मुस्लिम गरीब कैसे रह गए। हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। बताना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार जहां वक्फ की गैर जरूरी शक्तियों पर लगाम लगाने के साथ मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है, वहीं धर्म के ठेकेदार किसी भी हाल में वक्फ को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते। देखा दर्शकों आपने कितना दर्द हो रहा है, लेकिन वक्फ को लेकर आज मैं एक और बात बताने वाला हूं, आपको ध्यान से सुनिए। यूपीए सरकार थी 2013 में और तभी इस एक्ट को मजबूत किया। क्या किया? कांग्रेस ने 123 प्राइम प्रॉपर्टी वक्फ को थमा दी। सुनिए जरा, दिल्ली में बेशकीमती संपत्तियां वक्फ को सौंप दी गई। लुटियन दिल्ली और मंत्रालय की संपत्ति भी दे दी। 2009 में वक्फ के पास 4 लाख एकड़ जमीन थी, लेकिन 15 साल में यह बढ़कर पता है आपको 9 लाख एकड़ हो गई है। सोचिए जरा, 2 गुना। केजरीवाल सरकार ने भी वक्फ को बड़ा फंड दिया है। दर्शकों सुन लीजिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए दिए गए। 2021 में ही केजरीवाल ने 62 करोड़ 57 लाख रुपए दिए। सार्वजनिक धन भी वक्फ को सौंपा गया। ये आरटीआई से खुलासे हुए दर्शकों। लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने आरोप लगाकर सरकार को घेरा और कहा कि सरकार तो मनमानी कर रही है, बिना किसी से राय लिए वक्फ अधिनियम में बदलाव कर रही है। सोचिए जरा, जिसके बाद अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर हमला किया और कटाक्ष किया। मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा कि यह अच्छा समय है, जो गलती कांग्रेस ने की है उसे सुधार लिया जाए, समय आ गया है। सुधरते समय कम से कम विरोध ना करे, तंज कसे। कई नेताओं ने मुझे निजी तौर पर आकर कहा कि देश में जितने वक्फ बोर्ड है उस पर माफियाओं ने कब्जा जमा लिया है। कई सांसदों ने कहा कि पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन अंदर से मैं आपके साथ हूं। किरण रिजिजू ने सब बता दिया। करीब 1 घंटा बोलने के बाद किरण रिजिजू ने इस बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस बिल को जेपीसी के लिए भेजने का प्रस्ताव दे रही है। इसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे। तो देखा आपने, जेपीसी में जाएगा, लेकिन उसके पहले ही विरोध शुरू हो गया है। अब देखना होगा कहां तक जाएगा। लेकिन आज आपको अच्छी खबर दिखा रहा हूं, और अच्छी खबर जरूर देखिएगा दर्शकों, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए। देखिए, कई लोग होंगे जो हॉकी में मेडल की उम्मीद लगाए बैठे होंगे, लेकिन आज उम्मीद पर हमारी टीम खरी उतरी और ब्रॉन्ज हम लेकर आ गए। हमारी भारतीय टीम ने करके दिखा दिया है और लगातार ये दूसरा मौका है जब हम ब्रॉन्ज मेडल लेके आए ओलंपिक में। भारत में हॉकी ने इतिहास रच दिया है और एक बार फिर हमारी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था दर्शकों। हमारे गोलकीपर श्रीजेश, देख लीजिए इन्हें और नाम याद कर लीजिए, ये दीवार की तरह खड़े रहे वहां पर और इन्होंने कई सारे गोल रोके, गिनती भी ज्यादा। हमारे खिलाड़ी सेमीफाइनल मैच हार गए थे, हम सभी उदास थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हारी थी, ना उनका जज्बा टूटा था और उनका दृढ़ निश्चय था, बरकरार था। यही बड़ी वजह रही दर्शकों, भारत ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को हरा दिया है और यह जीत आसान नहीं थी। पीएम मोदी ने बधाई दी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है, राजनाथ सिंह ने बधाई दी है, गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह जीत आसान नहीं थी। परिवार वाले देखिए आप किस तरह खुश हो रहे हैं,
उम्मीद लगाए बैठे हुए थे और ये जीत जो भारत को मिली है, इससे भारत में उदय हुआ है भारतीय हॉकी का। आज का दिन हॉकी के लिए इसी तरह जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा भारत ने एक बार फिर से हॉकी पर किस तरह से अपने गेम को, अपने खेल को सुधारा और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ये कुछ हीरो हैं। पहले हीरो थे श्रीजेश, दूसरे हीरो हैं हरमनप्रीत, जो भारतीय टीम के कप्तान हैं और उन्होंने दिल जीत लिया। क्यों कह रहा हूं दर्शकों, सुन लीजिए। कप्तान हरमनप्रीत ने कुल 8 मैच खेले और मैच में उन्होंने 8 मैचों में 10 गोल किए हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबला हरमनप्रीत ने 1 गोल किया, बहुत महत्वपूर्ण गोल। सेमीफाइनल में भी शानदार 1 गोल किया और फाइनल मैच में कप्तान ने 2 गोल किए। 33वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर में गोल दागा और 30वें मिनट में भी पेनल्टी में गोल करके भारत को आगे बढ़ा। हॉकी के इतिहास में हरमनप्रीत अब हीरो बन गए। हम सभी के लिए ये भारतीय टीम हीरो है दर्शक, क्योंकि अब फिर से मैंने कहा कि अब हॉकी का उदय हुआ है और ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार।